हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 ख़त्म कर चुके हैं। 150 क्वेश्चन जाके आप 150 क्वेश्चन विजिट करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया उस वीडियो का देख सकते हैं। ये हम क्रॉनिकल लेकर चलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर पार्ट 2 यहाँ पर योजना, इस क्रॉनिकल में ऐसा आता है योजना, आपका कुरुक्षेत्र और आपका विज्ञान प्रगति, जितने भी हैं सब कुछ दिया रहता है। तो उसी से जितने क्वेश्चन बने हैं सब कुछ हम मतलब ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में लेकर आए हैं। तो चलिए यहाँ पर लगभग 70 क्वेश्चन है। हम पूरे 70 क्वेश्चन को कर लेते हैं। हमारा करने का तरीका ऐसा रहता है कि हम बीच बीच में पूरा क्वेश्चन रिवीजन भी करवाते हैं, ठीक है। और इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही जब आपका घटना सार आ जाएगा सब कुछ ऐसे ही करवाया जाएगा, क्योंकि घटना सार में वन लाइनर के फॉर्म में रहता है, इसके ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में नहीं रहता। तो हम पूरा ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में घटना सार हम खत्म कर देंगे। सिर्फ आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में आयोजित G20 सम्मेलन के केंद्र में कौन था? तो बताइए, भारत में जो G20 सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, उसके केंद्र में कौन था? तो योजना में ये आपका चैप्टर था G20, पृथ्वी, लोग, शांति और एवं समृद्धि के लिए, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था। तो इसमें कौन था? ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल ईस्ट, ग्लोबल वेस्ट। तो कौन था? ग्लोबल साउथ। तो हम जैसे हमारी इंडिया है तो ये साउथ में ही ना, पूरे वर्ल्ड के साउथ में ही है। तो क्या कहला जाएगा? ग्लोबल साउथ होगा, ठीक है। तो ग्लोबल साउथ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, G20 सम्मेलन में कौन सा घोषणा अपनाया गया? तो बताइए, कोई घोषणा अपनाया जाता है ना, जैसे हर G20 होता है तो एक घोषणा, जैसे वाशिंगटन में हुआ तो वाशिंगटन घोषणा, आपका जिनेवा में हुआ जिनेवा घोषणा, ऐसे सब घोषणा। तो यहाँ पे बताइए, नई दिल्ली लीडरशिप घोषणा, नई दिल्ली लीडर्स घोषणा, नई दिल्ली लीड्स घोषणा, इनमें से कोई नहीं। हमने ऐसे ही ऑप्शन बनाए हैं ताकि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहे, लेकिन यहाँ भले कन्फ्यूजन रहेगा, वहाँ पर कर लेंगे। तो इसमें कौन सा है? नई दिल्ली लीडर्स घोषणा। तो नई दिल्ली लीडर्स घोषणा कहाँ है? ये दूसरे नंबर पे। तो आपका ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली लीडर्स घोषणा। तीसरा क्या है? नई दिल्ली लीडर्स घोषणा में कितने पैराग्राफ शामिल हैं? तो उसमें पैराग्राफ कितने थे? तो पेज आया था ना ढेर सारा, तो वो उस पेज में पैराग्राफ कितने थे ये आपको बताना है। तो उस पेज में पैराग्राफ कितने थे? 83 पैराग्राफ थे। याद रखिएगा, 83 पैराग्राफ थे। तो हम पहला क्या पढ़े? ग्लोबल साउथ में नई दिल्ली लीडर्स घोषणा, और कितने पैराग्राफ थे? 83। पहले भी आपका कुरुक्षेत्र से और योजना से, विज्ञान प्रगति से, पीसीएस में या आरओ में क्वेश्चन बने हैं। नई दिल्ली लीडर्स घोषणा की मुख्य बातें कौन कौन सी नहीं थी? कौन कौन सी नहीं थी? तो बताइए, इसमें एक 5 है, एक नहीं है, ठीक है। तो पांचों में कौन सा नहीं है? तो ये मैं बता देता हूँ, छठवां वाला नहीं है। और पांचों आपको इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना है, ठीक है। तो पांचों, पहला क्या है? मजबूत, अस्थाई, संतुलित और समावेशी विकास, एसडीजी की पर प्रगति में तेजी लाना, दीर्घकालिक भविष्य के लिए हरित विकास समझौता, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान, प्रौद्योगिकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, ठीक है। तो सिर्फ हमने ये चेंज किया था, दीर्घकालिक भविष्य के लिए यहाँ हरित था, हमने यहाँ कृषि कर दिया था एक चीज, ठीक है। ये नहीं है, हरित विकास समझौता है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए पांचवा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार एसडीजी लक्ष्यों का केवल कितना प्रतिशत सही ट्रैक पर है? मतलब जो एसडीजी लक्ष्य है, कितने? 17 लक्ष्य हैं, तो उसमें कितना प्रतिशत सही ट्रैक पर है और सब ट्रैक से बाहर जा रहे हैं? तो कितना परसेंट? याद रखिएगा, 12%। तो ठीक है, तो 12% सही ट्रैक पर है। तो हम याद कर लेते हैं, कितने पैराग्राफ? 33,
क्या विषय था? ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ था। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर 12। ऐसे हम थोड़ा सा रिवीजन करके चलवाते हैं ताकि भूले नहीं। यहाँ देखिए, वर्ष 2015 से 30 तक कितने मिलियन हेक्टेयर वनों की हानि हुई? तो बताइए। अब यहाँ पर 2015 से 30 तक समझ नहीं पा रहा था, अभी तो 30 आया नहीं, हो सकता है अनुमान लगाया गया हो। ठीक है, तो बताइए। मिस्टेक नहीं है, ये मत सोचिएगा टाइपिंग मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं है, ऐसे ही है आपका। तो 2015 से आपका कितने हेक्टेयर? तो 850, याद रखिएगा 850 हेक्टेयर की वनों की हानि हुई है। वन हानि और बढ़ती मौसम संबंधी आपदाओं के कारण 2015 से 30 के बीच कितने तापमान में वृद्धि हुई है? तो कितने तापमान में वृद्धि हुई है 2015 से 30 तक? पूरा डाटा ये सब निकाल लिए हैं, आज से 5-6 साल का पहले का ही। तो कितने? 1.5 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि हुई। याद रखिएगा 1.5 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि हुई है। ये देखिए आप, ये क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा COP26 समिट में किसकी वकालत की थी? तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा COP26 में किसकी वकालत की थी? तो वन वर्ल्ड मूवमेंट लाइफ। तो कहाँ है? वन वर्ल्ड मूवमेंट लाइफ, ये देखिए यहीं पे है, इसी की वकालत की थी। याद रखिएगा वन वर्ल्ड मूवमेंट लाइफ। आज हमारा ये आ रहा है, इसके बाद अगले दिन आपका ये योजना है, इसके बाद कुरुक्षेत्र आएगा, फिर विज्ञान प्रगति आएगा। 3 दिन में हम पूरा खत्म कर देंगे। यहाँ देखिए, G20 के दौरान किसे G20 अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो कौन सा, मतलब पहले G20 होता था, अब G20 होता था, अब G21 होगा। तो कौन सा शामिल हुआ? अफ्रीकी संघ शामिल हुआ। याद रखिएगा अफ्रीकी संघ शामिल हुआ। और अब की G20 जो होगा अगले साल, वो कहाँ होगा? ब्राज़ील में, वो ब्राज़ील में होगा। और संघ में कौन शामिल हुआ है? अफ्रीकी संघ शामिल हुआ। तो अफ्रीकी संघ ने वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे मोदी जी को बधाई दी, मतलब थैंक यू बोले अच्छे तरीके से कि आपने शामिल करवा दिया। अब G20 कहाँ होगा? ब्राज़ील में। भारत की G20 अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण क्षण क्या था? बताइए, भारत की G20 अध्यक्षता का महत्वपूर्ण क्षण क्या था? वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट। कहीं लिखा गया है? किस में लिखा गया है बताइए? वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट। ये देखिए आपका यहाँ पे तीसरे में लिखा गया, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट, ये होगा। चलिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। अब यहाँ हो गया, अब भाषणी ऐप, ये आपका चैप्टर है, इससे जो क्वेश्चन बनेंगे उसको कर लेते हैं। 5 मिनट में हम रिवीजन कर लेते हैं। हमारा क्या था? G20 का सम्मेलन का केंद्र क्या था? ग्लोबल साउथ था। इसके बाद G20 में जो घोषणा अपनाया गया वो कौन था? नई दिल्ली लीडर्स घोषणा अपनाया गया। ठीक है, कितने पैराग्राफ थे? 83 पैराग्राफ थे। याद रखिएगा 83 पैराग्राफ थे। अब पूछा गया था कि SDG जो हुआ था तो कितना % सही ट्रैक पे है? केवल कितना % सही? 100% है आपका? कितने % सही ट्रैक पे है? सिर्फ आपका 12% सही ट्रैक पे है। याद रखिएगा सिर्फ 12% सही ट्रैक पे है। और पूछ रहा है 2015 से 2030 तक कितने मिलियन हेक्टेयर भूमि की हानि हुई है? तो कितने मिलियन? 850 मिलियन हेक्टेयर हम पढ़े हैं। अब टेम्परेचर कितना बढ़ा है? 1.5 डिग्री बढ़ गया है टेम्परेचर। प्रधानमंत्री द्वारा COP26 में किसकी वकालत की गई थी? वन वर्ल्ड मूवमेंट लाइफ। याद रखिएगा वन वर्ल्ड मूवमेंट लाइफ। कौन सा अफ्रीकी, मतलब कौन सा देश शामिल हुआ? तो अफ्रीकी यूनियन शामिल हुआ। अगला कहाँ होगा? G20 ब्राज़ील में होगा। और G20 की अध्यक्षता का महत्वपूर्ण क्षण क्या था? वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट। ठीक है, हम देखिए रिवीजन भी कर लिए 1 मिनट में। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं अपना। अब देखिए भाषणी ऐप है उसके बारे में दिया है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये गवर्नमेंट की आपका योजना है तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। भाषणी मूल रूप से क्या है? तो भाषणी मूल रूप से क्या है? तो भाषणी क्या है? डिजिटल एकरूपता जिसमें भारतीय भाषाओं को समाहित किया गया है।
तो डिजिटल एकरूपता लिखा गया, डिजिटल एकरूपता जिसमें भारतीय भाषाओं को समाहित किया गया है। तो यही पहला वाला है। भाषणी ऐप क्या है? भाषणी मूल रूप से क्या है? डिजिटल एकरूपता जिसमें भारतीय भाषाओं को, ये देखिए मिट गया, हाँ, जिसमें भारतीय भाषाओं को समाहित किया गया है। अमेरिकी नहीं होगा, विदेशी नहीं होगा, नेपाली नहीं होगा। ठीक है, तो यही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है भाषणी का मूल उद्देश्य क्या है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका मूल उद्देश्य है प्रत्येक भारतीय को इंटरनेट सेवाओं तक एक्सेस उपलब्ध कराना। तो कहीं पे है प्रत्येक भारतीय को इंटरनेट सेवाओं तक एक्सेस उपलब्ध कराना। इंटरव्यू है यहाँ पे, हमने ही बनाया था, इंटरनेशनल है, इंटरकनेक्टेड है। तो इतना अगर पूरा पढ़ेंगे तो जो सही रहेगा तो वहाँ पे लगा देंगे आराम से। तो प्रत्येक भारतीय को इंटरनेट सेवाओं तक एक्सेस उपलब्ध कराना भाषणी मूल का उद्देश्य है, भाषणी ऐप का। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है भाषणी का लक्ष्य क्या है। तो भाषणी का लक्ष्य क्या है बताइए। तो भाषणी का लक्ष्य है सभी भारतीयों को इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं हो। तो सभी भारतीयों को इंटरनेट और डिजिटल सेवा से, देखिए इंटरनेशनल यहाँ लिखा गया, इंटरकनेक्टेड लिखा गया। सभी भारतीयों को इंटरनेट और डिजिटल सेवाएं हो जैसी सामग्री उनकी भाषा में उपलब्ध हो। तो तीसरा आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करा है भाषणी का आरंभ कब से क्यों हुआ है बताइए। भाषणी का आरंभ कब से हुआ है? तो कब से हुआ है? जुलाई 2022 से हुआ है, याद रखिएगा, जुलाई 2022 से हुआ है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? प्रत्येक भारतीय को इंटरनेट सेवाओं तक एक्सेस उपलब्ध कराना, मतलब सभी को इंटरनेट प्रदान करना भाषणी ऐप का मूल उद्देश्य है। भाषणी का पूर्ण रूप क्या है? तो बताइए भाषणी का पूर्ण रूप क्या है? तो भारत के लिए भाषा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है, भारत के लिए भाषा। एक चीज़ यहीं और आगे लिख लीजिए, इंटरफेस राष्ट्रीय भाषणी का पूर्ण रूप पूछ रहा है, राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन। ठीक है, NLTM इसका मूल उद्देश्य है, NLTM इंटरफेस राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन। ठीक है, तो इसका पूर्ण रूप है इंटरफेस राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन, NLTM। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ लिखा भाषणी के रोड मैप को कितने ट्रैक में बांटा गया है। तो बताइए भाषणी के रोड मैप को कितने ट्रैक में बांटा गया है। तो किस में बांटा गया? फाउंडेशन, योगदान, इनोवेशन। तो फाउंडेशन, योगदान, इनोवेशन और ग्रेड चैलेंज, यही आपका सही है। फाउंडेशन, योगदान, इनोवेशन, ग्रेड चैलेंज 4 ट्रैक में विभाजित किया गया है। ठीक है, ये फाउंडर लिखा गया है, यहाँ गलत होगा। यहाँ पे योगा लिखा गया है, यहाँ पर इनोवेटिव लिखा गया है। तो याद रखिएगा, फाउंडेशन, योगदान, इनोवेशन, ग्रेट चैलेंज 4 ट्रक में विभाजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए G20 के बारे में कुछ क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी तो भाषणी ऐप के बारे में कर रहे थे, अब G20 के बारे में करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है G20 सकल घरेलू उत्पाद का लगभग कितना % योगदान करता है। तो G20 जो देश हैं वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग कितना % योगदान करता है। तो कितना % योगदान करता है? 85% योगदान करता है, याद रखिएगा, घरेलू सकल उत्पाद का 85% योगदान करता है। यहाँ लिखा गया वैश्विक व्यापार का कितना % G20 का है। कह रहे हैं जितना विश्व में पूरा ये हमारा पृथ्वी है पूरी, इसमें जितना व्यापार होता है G20 वाले कितना % करते हैं, ये पूछ रहा है। तो कितना %? 75%। देखिए कितनी पावर है इनके पास, कितना? 75% करते हैं। यहाँ चलिए हम पर, तो 75% करते हैं।
यहाँ लिखिए विश्व की कितनी आबादी G20 में शामिल है। बताइए विश्व में जितने आबादी है उसमें 75% तो आपका व्यापार करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद 85% है। और तो ये G20 में आबादी कितनी शामिल है, तो कितनी है, 2/3 आबादी शामिल है। याद रखिएगा 2/3 आबादी शामिल है। ये देखिए इसमें वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के समकक्ष कौन कौन से संकट विद्यमान हैं। तो बताइए कौन कौन से संकट विद्यमान है। तो कौन संकट भी है, यूक्रेन संघर्ष, कोविड महामारी के प्रभाव से वैश्विक मंदी, याद रखिएगा वैश्विक मंदी, अत्यधिक महंगाई के साथ ऊर्जा, भोजन और ऋण संकट। यहाँ पे सब कुछ है, एक ही चीज़ लिखा गया होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज मैंने नहीं किया है। तो 4 बार मतलब आप पढ़ेंगे तो आपको कम से कम याद हो जाएगा, ये मेरा मकसद था, ठीक है। तो इसमें क्या था, मतलब कौन कौन से संकट वर्तमान में विद्यमान है, यूक्रेन संघर्ष, कोविड महामारी, वैश्विक मंदी, अत्यधिक महंगाई के साथ ऊर्जा, भोजन और ऋण संकट। यहाँ पे देखिए G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कौन सी 2 महत्वपूर्ण पहल आरंभ किया गया। तो बताइए G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कौन सी 2 महत्वपूर्ण पहल आरंभ किया गया। तो एक आप सुने होंगे कि ये इंडिया है, ये देखिए इंडिया, तो ये इंडिया है। यहाँ से हमारा एक गलियारा निकल रहा था, क्या, कौन सा गलियारा, IMEC, आई मेक गलियारा। ये फिर सऊदी अरब से जाता, पहले यूएई में, यूएई सऊदी अरब में, सऊदी अरब से ये इजराइल होते हुए टर्की नहीं जाता, ये यूरोप चला जाता, तो वही गलियारा है, ठीक है। तो उस गलियारे को बोला क्या जाता है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, ग्लोबल बायोफ्यूल। तो याद रखिएगा भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, यही है, ठीक है। आपका कौन सा है, तो देखिए इसमें एक ही लिखा है, तो यही है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। एक था भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा IMEC और लिखा 2 ना, तो दूसरा है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये दूसरा है। तो G20 में कौन से 2 चीज़ अपनाया गया, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ कह रहा है G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत द्वारा अपने कार्यकाल में चुनी गई थीम क्या थी। तो बताइए क्या थी जो थीम चुनी गई थी। तो थीम क्या थी, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम कौन है, ये देखिए वसुधैव कुटुंबकम, देख लीजिए, नहीं तो आप मतलब वहाँ पे अगर ऐसे दे दिए तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसे तो देगा नहीं जैसे मैं दे रहा हूँ, वसुधैव कुटुंबकम। ऐसे मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे चेंज करता हूँ थोड़ी, ताकि आप वहाँ पर पाएँ तुरंत कंफर्म कर दें, हाँ यही होगा वसुधैव कुटुंबकम, चाहे जैसे लिखा हो वहाँ तो सही लिखा रहेगा ये सब, तो ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम। खाद्य सुरक्षा और पोषण पर कौन सा सिद्धांत पारित किया गया। तो बताइए खाद्य सुरक्षा और पोषण पर कौन सा सिद्धांत पारित किया गया, तो कौन सा, डेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांत। ये देखिए दूसरा आपका सही है, डेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांत पारित किया गया। खाद्य और सुरक्षा पोषण पर डेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांत पारित किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है नीली महासागरीय अर्थव्यवस्था का कौन सा सिद्धांत पारित किया गया। तो नीली महासागरीय अर्थव्यवस्था का कौन सा सिद्धांत पारित किया गया, चेन्नई उच्च स्तरीय सिद्धांत। याद रखिए कहीं है था, चेन्नई उच्च स्तरीय सिद्धांत पारित किया गया। पर्यटन हेतु G20 में कौन सा रोड मैप तैयार किया गया, जो पर्यटन से संबंधित था। तो कौन सा रोड मैप, गोवा रोड मैप, याद रखिएगा पर्यटन से संबंधित गोवा रोड मैप तैयार किया गया।
चलिए, ये सब G20 में हुआ है काम। भारत की उर्वरता कायम रखने के लिए कौन सा रोड मैप तैयार किया गया जो भारत की उर्वरता को कायम रखेगा? तो वो ये कौन सा रोड मैप है? तो कौन सा? गांधीनगर कार्यान्वयन रोड मैप। तो गांधीनगर कार्यान्वयन रोड मैप। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमको ये पूरा 4 ऑप्शन लिखना, इसके बाद PDF ये बनाना बहुत समय लगता है। आप लाइक कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमको थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। आप मेरे चैनल पे हमेशा किसी मैगजीन को ही पाएंगे। खुद मैं ये नहीं कि कोई आपके ला के 4-10 क्वेश्चन करवाऊँ, ये सब नहीं करूँगा। कोई भी मैगजीन आप पाएंगे, चाहे आपको कुछ ये पॉइंट आपका क्रॉनिकल पाइए, चाहे घटना चक्र, चाहे घटना सार, कुछ भी पाइए तो यही पाएंगे। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको मिलता रहेगा। गांधीनगर कार्यान्वयन रोड मैप। ये देखिए, सूचना तथा MSME की पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा काल अपनाया गया? तो कौन सा काल अपनाया गया? जयपुर काल अपनाया गया। याद रखिएगा, जयपुर काल अपनाया गया। G20 शिखर सम्मेलन की 5 मुख्य परिणाम कौन से थे? तो बताइए, G20 5 मुख्य परिणाम कौन से थे? तो यही थे जो 5 लिखे गए। हरित विकास समझौता था, इसके बाद सतत विकास लक्ष्यों पर कार्य योजना था, भ्रष्टाचार के खिलाफ उच्च स्तरीय सिद्धांत था, इसके बाद डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए समर्थन था, 5वां है बहुपक्षीय विकास बैंकों का सुधार था। ठीक है, बहुपक्षीय विकास बैंकों का सुधार। तो ये 5 आपका सही है। ठीक है, याद रखिएगा, ये 5 परिणाम आपके सही है। अब देखिए, हमारा हरित विकास समझौते पर क्वेश्चन आया है। इससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, 2 मिनट। लिखा गया था घरेलू सकल घरेलू का G20 में कितना होता है? 85%। ठीक है, याद रखिएगा 85%। कहता पूरा व्यापार कितना परसेंट होता है? तो 75% व्यापार होता है। कितनी आबादी G20 में है? 2/3 आबादी G20 में। ये सब आपका उसमें ऐसे कई ऑप्शन दे देंगे, बोलेगा कौन सा सही है, तो ऐसे आ सकता है क्वेश्चन। अब ये देखिए, थीम क्या थी? तो वसुधैव कुटुंबकम थीम थी आपकी। अगर पूछे खाद्य सुरक्षा और पोषण पर कौन सा सिद्धांत था? खाद्य सुरक्षा, तो डेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांत था। याद रखिएगा, डेक्कन उच्च स्तरीय खाद्य था। अगर नीली महासागरीय पूछे तो अर्थव्यवस्था पर, तो चेन्नई उच्च स्तरीय था नीली पे। अगर पूछे पर्यटन हेतु कौन था? पर्यटन हेतु तो गोवा रोड मैप। याद रखिएगा, गोवा रोड मैप पर्यटन से रिलेटेड था। भूमि की उर्वरता से कौन से रिलेटेड था? तो गांधी नगर कार्य योजना था। अगर सूचना एवं MSME पर पहुंच बनाने के लिए, तो वो जयपुर हो जाएगा। ठीक है, सूचना के लिए। और 5 आपका ये ही है, इतना आपको याद रखना। ठीक है, देखिए रिवीजन हो गया। अब देखिए, यह अब कौन सा पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं हरित विकास समझौता। इससे भी 5-6 क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 आपका हो जाए, नहीं 4 आपका, 4 नंबर चैप्टर। विकास पथ के आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक आयामों के बीच संतुलन की स्थापना किसका सिद्धांत है? तो किसका सिद्धांत है? सतत विकास का सिद्धांत है। याद रखिएगा, सतत विकास का सिद्धांत है। नेक्स्ट चलते हैं ऊपर। यहाँ पे कह रहा है मिशन लाइफ के कितने चरण हैं? तो मिशन लाइफ के कितने चरण हैं आपको बताना है। तो मिशन लाइफ के 3 चरण हैं। कैसे याद करेंगे? लाइफ है, लाइफ में 3 वर्ड है तो 3 चरण है, ऐसे याद कर लीजिए। मिशन लाइफ के 3 चरण कौन कौन से हैं? ठीक है, तो मिशन लाइफ के जो 3 चरण हैं वो कौन कौन से हैं? तो इनमें से सभी हैं। मांग में परिवर्तन भी है, आपूर्ति में परिवर्तन है, नीति में परिवर्तन है। तो मांग में परिवर्तन, आपूर्ति में परिवर्तन, नीति में परिवर्तन, तीनों है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ कह रहा है पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत सामुदायिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए भारत के नेतृत्व वाला वैश्विक जन आंदोलन का नाम क्या है? तो बताइए
उसका नाम क्या है? तो उसका नाम अभी हम बताएं, मिशन लाइफ है। इसके कितने चरण हैं? 3 चरण हैं। याद रखिएगा, मिशन लाइफ के 3 चरण। ये देखिए, भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट और वैश्विक औसत से कैसा है? मतलब जो सब कार्बन निकाल रहे हैं पूरे वर्ल्ड, और हमारा कार्बन कितना है? तो औसत से कितना है? हमारा औसत से कम है। जैसे औसत मान लीजिए 30 है, तो हमारा 25 ही होगा या 20 ही होगा, ठीक है। तो हम औसत से कम है, याद रखिएगा। चलिए, अब ये आ गया आपका चक्रीय अर्थव्यवस्था वाले विश्व की रचना, ठीक है। तो इसमें कई पर यहाँ का रहा, विश्व की जनसंख्या 2050 तक लगभग कितना होने की उम्मीद है? तो बताइए, विश्व की जनसंख्या लगभग कितना होने की उम्मीद है? 10 अरब। अभी लगभग 7-7.5 अरब है। ये 2050 तक 10 अरब हो जाएगा। याद रखिएगा, 2050 तक 10 अरब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जनसंख्या जब वृद्ध हो जाएगी तो परिणाम क्या होगा? तो परिणाम क्या होगा? दूसरा, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, मैं बता दे रहा हूँ। खाद्यान्न, फैशन, यात्रा, आवास, अन्य संबंधित उत्पादों सेवाओं की अधिक मांग होगी। तो मांग तो होगी ही, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो यही मांग होगी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए यहाँ देखते हैं, जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पदार्थों का वैश्विक निष्कर्षण 22 अरब टन 1970 से बढ़कर 2010 में कितना हो गया? तो कितना हो गया? 70 अरब टन हो गया। याद रखिएगा, कितना? 70 अरब टन हो गया। चलिए ये देखिए, लिखा गया है सर्कुलेटरी का अर्थ क्या है? तो सर्कुलेटरी का अर्थ क्या है? सर्कुलेटरी का अर्थ है उत्पादों के हिस्से को पुनः उपयोग। तो उत्पादों के हिस्से को पुनः उपयोग, उत्पादों के हिस्सों के पुनः उपयोग, यही है दूसरा। तो उत्पादों के हिस्से का पुनः उपयोग, यही सर्कुलेटरी का अर्थ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा, वैश्विक सामूहिक दृष्टिकोण के मुख्य 3 क्षेत्र कौन से हैं? तो बताइए, वैश्विक सामूहिक दृष्टिकोण के मुख्य 3 क्षेत्र कौन से हैं? तो याद रखिएगा, तीनों होंगे। इनमें से सभी पुनः आकार देने की मांग, आपूर्ति पर पुनः विचार, उत्तरदायी पारिस्थितिकी तंत्र, ये तीनों हो गए वैश्विक सामूहिक दृष्टिकोण के मुख्य 3 क्षेत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ लिखा गया है, UNEP की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 15 वर्षों में फैशन के क्षेत्र में खपत कितनी हो गई? तो बताइए, किसके क्षेत्र में? फैशन के क्षेत्र में। देखिए किस पूछ रहा है, तो दोगुनी खपत हो गई है, ठीक है। फैशन अब लोग ज़्यादा ही करने लगे हैं, लोग रील्स बनाते हैं, उसका भी एक फैशन ज़्यादा हो गया है, तो कितना? दोगुनी हो गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ लिखा गया है, किसी वस्तु को रद्द करने से पहले उसे पहनने की संख्या में कितने % की कमी की गई है? मतलब किसी वस्तु को रद्द करने से पहले उसे पहनने की संख्या में कितने % की कमी की गई है? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। तो कितने %? 36% कमी की गई है। याद रखिएगा, 36% कमी की गई है। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखते हैं 41 का। करा, संसाधनों के कुशल उपयोग और चक्रीय आर्थिक विकास की दिशा में भारत द्वारा प्रमुख पहलों में क्या क्या शामिल है? चक्रीय मतलब समझ रहे हैं, जो आप कोई चीज़ यूज करते देते हैं उसका पुनः उपयोग हो जाता है। तो कौन सा मसौदा है? 2017 का मसौदा है, 11 का, 19 का, 18 का। तो ये कौन सा मसौदा है? 19 का मसौदा है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय संसाधन दक्षता मसौदा, स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग नीति, वाहन स्क्रैपिंग नीति कब आई थी? 2019 में आई थी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर टॉप करना है तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको लगाना। टॉप मतलब आपको अंदर जाना है मेंस में। चक्रीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक गठबंधन कब लॉन्च किया गया? बताइए, चक्रीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक
गठबंधन कब लॉन्च किया गया? तो फरवरी 2021 में। याद रखिएगा, फरवरी। चक्रीय अर्थव्यवस्था मतलब वही कोई सी चीज़ आप चक्र करके ज़्यादा यूज कर ले रहे हैं, तो फरवरी 2021 में। ये क्वेश्चन देखते हैं, GSERE किसके द्वारा समर्पित है? तो बताइए किसके द्वारा समर्पित है? ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO इसके द्वारा समर्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा आपका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है, भारत ने 27 जुलाई 2023 को चेन्नई में चौथी G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्यक्रम में किसकी शुरुआत की? तो बताइए किसकी शुरुआत की? तो किसकी शुरुआत की? संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था। तो संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था और उद्योग गठबंधन। ठीक है, तो देखिए यहाँ चक्रव्यूह लिखा है, चक्र लिखा है, चीनी लिखा है, आपका चौथा वाला सही है। संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन। ट्रेवल फॉर लाइफ किसके साथ जुड़ा है? बताइए ट्रेवल फॉर लाइफ किसके साथ जुड़ा है? तो ट्रेवल फॉर लाइफ मिशन लाइफ के साथ जुड़ा है। याद रखिएगा, ट्रेवल फॉर लाइफ मिशन लाइफ के साथ जुड़ा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है ट्रेवल फॉर लाइफ का उद्देश्य क्या है? तो ट्रेवल फॉर लाइफ का उद्देश्य क्या है? तो पर्यटन और पर्यटन व्यवसायों के बीच बड़े स्तर पर व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो पर्यटक और पर्यटन व्यवसायों के बड़े स्तर पर व्यवहार में परिवर्तन लाना। चौथा, पर्यटन और पर्यटन व्यवसायों के बीच बड़े स्तर पर व्यवहार में परिवर्तन लाना। ठीक है, ये है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ का रहा है G20 की चौथी पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो बताइए कहाँ आयोजित की गई थी? गोवा में। याद रखिए, पर्यटन नीति गोवा से भी रिलेटेड है, तो अगर पर्यटन आ जाए तो गोवा याद लगा दीजिएगा। G20 चौथी पर्यटक कार्य समूह की बैठक गोवा में आयोजित की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम, अभी जो नारी शक्ति बंधन आया था अधिनियम, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन है सब कुछ देख लेते हैं, यही लास्ट चैप्टर है योजना का। अब देखिए, नारी शक्ति बंधन अधिनियम किस प्रतिबद्धता को दर्शाता है? तो किस? लैंगिक समानता और समावेशिता। तो लैंगिक समानता और समावेशिता इसी को दर्शाता है। याद रखिएगा, लैंगिक समानता और समावेशिता। बेसिता है, नहीं तो समावेशन लिख देती। ठीक, तो लैंगिक समानता समावेशन। विश्व भर में सर्वाधिक महिला पायलट किस देश में है? बताइए विश्व भर में सर्वाधिक महिला पायलट किस देश में है? तो विश्व भर में सर्वाधिक महिला पायलट भारत में है। याद रखिएगा, भारत में SISTEM स्नातकों में कितने % महिलाएं हैं? तो कितनी % महिलाएं हैं? 43% महिलाएं हैं। याद रखिएगा, कितनी? 43% महिलाएं हैं। यहाँ पे देखिए, नारी शक्ति बंधन अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो नारी शक्ति बंधन का अधिनियम का उद्देश्य है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण। याद रखिएगा, तीसरा सही है। भारत में ऊर्जा विकास यात्रा, अब देखिए ये वाला चैप्टर। भारत बिजली उत्पादन क्षमता का कितना % गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करता है? तो बताइए कितना % प्राप्त करता है? तो 40%। याद रखिए, भारत बिजली उत्पादन क्षमता का कितना % गैर जीवाश्म स्रोतों से 40% प्राप्त करता है। अब ऊर्जा से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बने हैं, देख लीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है भारत की कुल 310.8 गीगावाट बिजली क्षमता उत्पादन में कितना गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कितना स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा? तो बताइए कितनी क्षमता हासिल कर लेगा?
तो 156.83, तो 156.83 गीगावाट क्षमता स्थापित कर लेगा। भारत 2030 तक जीवाश्म ईंधन के स्रोतों से कितना स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा, बताइए। तो 2030 तक जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कितना क्षमता स्थापित कर लेगा, तो 2008 यहाँ लिखा गया है। और भारत द्वारा किस वर्ष जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना का आरंभ किया गया, तो किस वर्ष किया गया, 2008। यहाँ भी होगा 2008 में। यहाँ पे देखते हैं राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष आरंभ हुआ, तो राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष आरंभ हुआ, 2010 में। याद रखिएगा, राष्ट्रीय सौर मिशन 2010 में आरंभ हुआ। ये देखिए, राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य क्या था, तो राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य क्या है, ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को, ये देखिए यही है दूसरा, ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को लागू करने को बढ़ावा देना और सौर बिजली के उत्पादन की लागत को कम से कम रखना। ठीक है, ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को लागू करने को बढ़ावा देना और सौर बिजली के उत्पादन को कम से कम रखना। ठीक है, दूसरा आपका सही है। ये देखिए, राष्ट्रीय सौर मिशन 20 गीगावाट के आरंभिक लक्ष्य को बढ़ाकर 2022 तक कितना कर दिया गया, तो राष्ट्रीय सौर मिशन के 20 गीगावाट के आरंभिक लक्ष्य को बढ़ाकर 2022 तक कितना कर दिया गया, 200 गीगावाट। याद रखिएगा, 200 गीगावाट। यहाँ देखिए, अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य कितना है, तो अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य कितना है, 175 गीगावाट। याद रखिएगा, 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य है। यहाँ पर देखते हैं, वर्तमान भारत में अक्षय ऊर्जा को स्थापित क्षमता के हिसाब से विश्व में किस स्थान पर है, तो बताइए। वर्तमान भारत में अक्षय ऊर्जा मतलब जो ये सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब मिलते हैं। ठीक है, विश्व में किस स्थान पे है, तो विश्व में चौथे स्थान पे हमारा भारत है। याद रखिएगा, चौथे स्थान पे है हमारा भारत। यहाँ देखिए, पवन और जैव ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है, पवन और जैव ऊर्जा स्थापित करने में, तो पवन और जैव ऊर्जा स्थापित करने में भी हमारा चौथा स्थान है। याद रखिएगा, चौथा स्थान है। स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में भारत का कौन सा स्थान है, तो स्थापित सौर ऊर्जा में भारत का कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा, 5वां स्थान है। यहाँ पे लिखा गया है, 2017 से 22 तक देश में अक्षय ऊर्जा की क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है, तो 63 गीगावाट की वृद्धि हुई है। याद रखिएगा, 63 गीगावाट की वृद्धि हुई है। लास्ट क्वेश्चन, हरित हाइड्रोजन परियोजना के लिए शुल्क माफी व्यवस्था को कब तक के लिए वृद्धि की गई है, तो हरित हाइड्रोजन परियोजना के लिए शुल्क माफी व्यवस्था को कब तक के लिए वृद्धि की गई है, दिसंबर 2030 तक। दिसंबर 2030 तक। याद रखिएगा, पूछ सकता है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य कितना है, 175 गीगावाट। ठीक है, स्थापित सौर ऊर्जा 5वां। ठीक है, पवन ऊर्जा और जैव क्षमता में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा। और हम सब क्या, विश्व भर में सर्वाधिक महिला पायलट कहाँ है, भारत में है। ठीक है, रिवीजन ये सब है। और सौर मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। 2010 में राष्ट्रीय सौर मिशन आरंभ किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। 64 ही क्वेश्चन थे। तो अगर आपको ऐसे ही, अब देखिए कल या परसों, या हम एक एक दिन गैप पिलाते हैं, तो परसों आपको मिल जाएगा, परसों आपको मिल जाएगा कुरुक्षेत्र पूरा, जितने भी कुरुक्षेत्र से क्वेश्चन बने हैं, सब कुछ कुरुक्षेत्र के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जितने भी चैप्टर से बने हैं। तो ये गवर्नमेंट की आपका है, यहाँ पर इसको
आप इग्नोर मत करिएगा, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से हर साल आ जाते हैं। तो ऐसे निगाह में अगर बैठा लेंगे तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन वहाँ पे मिल ही जाए। तो धन्यवाद, नमस्कार। आपको पसंद हुआ आया होगा तो लाइक कर दीजिए, बैटरी देखिए ख़त्म हो गई, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।